नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमशी। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन एक ऐसा मुश्किल ऑपरेशन रहा जहां ऊपर चट्टान थी जो टूटने का नाम नहीं ले रही और नीचे 41 जिंदगियां फंसी थीं जिन्हें हर हाल में बचाना था। इस इम्तिहान को लोग भारत की ताकत से जोड़कर देख रहे थे और आज भारत के वीरों ने साबित कर दिया कि प्लानिंग हो, हिम्मत हो तो हर नामुमकिन चीज भी पॉसिबल है। खतरा कितना भी बड़ा हो लेकिन जज्बे से जीत मिल सकती है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी, एक एक पन्ना और एक एक मोमेंट सुनते हैं इस रिपोर्ट में। सुरंग में 400 घंटे क्या क्या हुआ। सुरंग में 400 घंटे लड़ाई कैसे लड़ी गई। फौलाद का इरादा, जिंदा लाने का वादा। कर्मवीरों की दहाड़, चीर दिया पहाड़। प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, अफसर, वर्कर, 141 करोड़ लोग सब टकटकी लगाए बैठे थे। कब बाहर आएंगे 41 मजदूर। देर से ही सही खबर आ गई है, ऑल इज वेल। पहाड़ का सीना चीरकर रेस्क्यू टीम 41 मजदूर भाइयों तक पहुंच गई है। प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे। लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। लेकिन सवाल तो सबके जहन में एक ही है, ऐसा क्या हुआ कि इस ऑपरेशन में 17 दिन लग गए। रेस्क्यू टीम मजदूरों तक पहुंच नहीं पाई। 400 घंटे की जो कहानी सुनने में आई है वो सैल्यूट करने वाली है। पग पग पर अड़चने, मिनट मिनट पर चुनौतियां, सुरंग के अंदर भी और सुरंग के बाहर भी। लेकिन हर अड़चन, हर चुनौती को मजदूरों की जिजीविषा और रेस्क्यू टीम के हौसले ने सिलंक्यारा सुरंग की चुनौती पर विजय हासिल कर ली। 400 घंटे की पूरी टाइमलाइन सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों पर क्या बीती और सुरंग के बाहर रेस्क्यू टीम ने क्या क्या किया, आपको बताते हैं। 12 नवंबर 2023 की सुबह करीब 5:30 बजे दिवाली का दिन था। उसी दिन सुबह ये मनहूस खबर आई, सिलक्यारा डंडाल गांव सुरंग का एक हिस्सा भरभरा कर धंस गया है। जैसे ही ये खबर बाहर आई कि हादसा छोटा नहीं है, मलबा करीब 60 मीटर तक फैल चुका है और टनल से बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो गया है और अंदर काम कर रहे 41 मजदूर बाकी दुनिया से पूरी तरह कट गए हैं। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो। जरूरत हो तो बताइएगा। क्या बोल रहे थे? दिल्ली से लेकर देहरादून तक सारा अमला अलर्ट हो गया। रेस्क्यू टीम ने बचाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन राहत भरी खबर तब आई जब मजदूरों से 4 इंच पाइप के जरिए वॉकी टॉकी भेजा गया और उनसे कांटेक्ट हो गया और उनके थोड़े खाने पीने का सामान भी पहुंच गया। तब लगा ये मजदूर जिंदा बचा लिए जाएंगे। लेकिन ये जितना सुनने में आसान था उतना जमीन पर नहीं। ये पता तब चला जब मजदूरों को निकालने में 400 घंटे से ज्यादा 17 दिन का वक्त लग गया। ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। मेरे पीएमओ के अफसर वहां आकर के बैठे थे। सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था।
खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। गबर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गबर सिंह, जय हिंद। देखो गबर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गबर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री, अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। पहली मुश्किल कहाँ आई? पहली मुश्किल सामने आई मजदूरों से कांटेक्ट कैसे करना है, क्योंकि मजदूर ऐसी जगह फंसे थे जहां कोई कांटेक्ट का साधन नहीं था। मलबा धंसते ही अंदर 41 मजदूरों से संपर्क टूट गया था। ज्यादा मलबे की वजह से वॉकी टॉकी भी काम नहीं कर रही थी। जिला प्रशासन ने उत्तरकाशी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ रेस्क्यू का काम शुरू किया, जिसमें 3 अड़चनें सबसे पहले सामने आई। अंदर फंसे लोगों से बात कैसे हो, ऑक्सीजन सपोर्ट कैसे दिया जाए, बिजली और खाने की सप्लाई कैसे पहुंचाई। लेकिन पहली मुश्किल सॉल्व हो गई। कुछ घंटे के कोशिश के बाद रेस्क्यू टीम की नजर एक 4 इंच के पाइप पर पड़ी। एक दिन पहले ही ये पाइप अंदर से पानी निकालने के लिए बिछाया गया था। आधी रात को पाइप के पास वॉकी टॉकी के सिग्नल मिलने से मजदूरों से संपर्क हो गया। बताइएगा क्या बोल रहे थे। उसी पाइप से कंप्रेसर के जरिए ऑक्सीजन, दवाएं, चने और मूंगफली जैसी सूखी चीजें भेजी गईं। जब खाना पहुंचा, वॉकी टॉकी से बात हुई तो मजदूरों के भीतर भी जीने की उम्मीद जग गई। इधर से हौसला दिया गया, चिंता नहीं करना है, डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए जिंदा वापस लाएंगे। लेकिन रेस्क्यू टीम को पल पल पर परीक्षा देनी पड़ रही थी। मजदूरों को बाहर निकालने का ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑगर मशीन से ड्रिल कर फंसे हुए मजदूरों तक 60 मीटर तक पैसेज बनाने की शुरुआत हुई, लेकिन वहीं से चुनौतियां शुरू हो गई। दूसरी मुश्किल आई, मलबा जैसे ही हटाते थे उतना फिर गिर जाता था। रेस्क्यू टीम का पहला प्लान बिल्कुल सीधा था, टनल से मलबा हटा लिया जाए जिससे मजदूर बाहर आ सके। इसके लिए 35 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन लगाई गई। करीब 20 मीटर तक मिट्टी हटाई गई, लेकिन ऊपर से और मलबा गिरने लगा। जितना मलबा हटाते ऊपर से उतना मलबा गिरता जाता। जल्द ही समझ में आ गया कि यह प्लान काम नहीं करेगा। लेकिन रेस्क्यू टीम की मेहनत से दूसरी मुश्किल भी सॉल्व हो गई। रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाने के बजाय उसे ड्रिल करके 900 mm यानी 35 इंच मोटे पाइप को डालने का प्लान बनाया। इन पाइप से मजदूर बाहर निकाले जा सकते थे। 17 दिन क्यों लगा समझना है तो उन सारी मुश्किलों को भी समझना होगा। लाखों टन का पहाड़ का बोझ अलग, किसी को पता नहीं था जो मलबा गिरा है उसके भीतर पत्थर है, मिट्टी है या स्टील सरिया गार्डर है, क्योंकि इसकी वजह से ही तीसरी मुश्किल आई।
जिसने रेस्क्यू को फिर से डिले कर दिया। मुश्किल नंबर 3 थी। 900 mm का पाइप डाल रही ऑगर मशीन टूट गई। ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद से 900 mm के मोटे पाइप डाले जाने लगे। इनकी रफ्तार धीमी थी। फिर इसके बाद C-130 हरक्यूलिस विमान से 25 टन वजन वाली ताकतवर अमेरिकी ऑगर मशीन दिल्ली से उत्तरकाशी लाई गई। 200 हॉर्स पावर की यह मशीन हर घंटे 5 मीटर तक ड्रिल कर सकती थी, जबकि पहले की मशीन हर घंटे 1 मीटर ही ड्रिल कर पाती थी। अमेरिकी ऑगर मशीन के जरिए सब कुछ स्मूथ चल रहा था। 25 मीटर तक पाइप डाल दिए गए, तभी अचानक ज्यादा दबाव की वजह से मशीनें खराब हो गईं। लेकिन तीसरी मुश्किल को भी रेस्क्यू टीम ने सॉल्व कर दिया। 900 mm के पाइप डालने में मुश्किल आई तो रेस्क्यू टीम ने प्लान शिफ्ट करके 900 mm की जगह 800 mm की पाइप डालनी शुरू कर दी। जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा। लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद हर एक दिन हर एक लम्हा भारी पड़ता जा रहा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ना उम्मीद टूटी और ना ही हौसला। उधर प्रधानमंत्री मोदी मिनट टू मिनट अपडेट ले रहे थे। पीएमओ की एक टीम सिकलियारा पहले से पहुंची थी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह कैंप कर रहे थे। बस मिशन एक था, कैसे भी 41 जिंदगी को जिंदा लाना है। इस बीच 8 दिन गुजर गए। अच्छा, आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते? वैसे अंदर कोई थे जिसके कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम लैंड स्लाइड हुआ था सर, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर। मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर हम लोग। और यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई साहब है सर, मेरे भाई साहब वो भी लगातार तब से हमारे साथ में रहे बाहर से, उन्होंने हमारा बहुत हौसला बुलंद किया सर। वो यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस में ऑफिसर्स हैं सर, ऑफिसर थे सर, उनको हमारे अंदर थे क्या? नहीं सर, वो बाहर में थे, बाहर से वो हमारा हौसला बढ़ाते थे सर। नहीं, बाहर वालों के संपर्क में मैं लगातार रहा, बाहर वालों के तो संपर्क में मैं लगातार रहा क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी। और मैं चाहूंगा साहब, मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैठे हो, क्योंकि मेरा पहला आग्रह था कि वहाँ सारी एम्बुलेंस वैन खड़ी रहे और सबको पहले एक बार हॉस्पिटलाइज किया जाए। लेकिन मुझे तुरंत डॉक्टरों ने बताया कि इन लोगों की तबीयत इतनी बढ़िया है, ये लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी हिम्मत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं रात को ही बात कर लेता हूँ सबसे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से हैं, चलिए मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा बताइए अखिलेश। जी सर। आपको क्या कहना है, बताइए। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामी सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर। हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर SDRF NDRF और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर। तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले। और हम लोग जिस तरह से निकले सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर, इसलिए मैं सर सबको, पूरे देश को खुशी है अखिलेश, पूरे देश को और दुनिया में भी। क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी, तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे। तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसे घटने में, तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने। लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा के रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे।
बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए, तो सर अच्छा सर फील होने लगा। फिर टाइम वगैरह का पता चलता था, फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। 41 मेंबर जो है ना सर टोटल सेफ हैं सर। नहीं, मुझे जब वो पहली बार छेद कर करके चीजें भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। वही सर है ना सर। बाकी सर सभी टीमों ने सर बहुत अच्छा कार्य किया सर, जितने भी गवर्नमेंट से लेके सर आपका उत्तराखंड सरकार से सर पुष्कर। अखिलेश निकलने के बाद परिवार से बात हुई क्या? जी सर, फैमिली वालों से बात हुई थी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? फैमिली वाले बोल रहे थे सर अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप में से कोई साथी था, उसका भाई तो कह रहा था 2-3 दिन पहले कि बस मैं तो ये निकलते उसको घर ले जाऊंगा, अब मुझे यहाँ काम करने नहीं दे रहा है। जी सर, वो तो है सर, मतलब अब भाई भी हैं सर वहाँ पे। बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, और आप लोग स्वस्थ रहें और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें, और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें, यही एक मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी। और कभी मिलने का मौका मिलेगा तो जरूर याद करूंगा। लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना, आप लोग इतने दिनों के बाद आए, इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं मेडिकल चेकअप के पहले बात करना नहीं चाहता था और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था, तो मैंने सोचा चलो रात को ही बात कर लूं आपसे। जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ जी। जय भारत। भारत माता की जय सर। भारत माता की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चौथी मुश्किल ये थी कि 9 दिन से कुछ हाथ नहीं लगा था। दिल्ली से लेकर उत्तरकाशी तक सरकार और रेस्क्यू टीम माथापच्ची में जुटी थी। 5 विकल्पों पर काम शुरू किया गया। पहला, सिलक्यारा की ओर से मेन टनल में 800 mm पाइप की ड्रिलिंग, जिसकी जिम्मेदारी NHIDCL को दी गई। दूसरा, डंडाल गांव की ओर से मेन टनल में 480 मीटर की खुदाई, जिसकी जिम्मेदारी TSDICL को दी गई। तीसरा विकल्प, डंडाल गांव की तरफ से 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी ONGC को दी गई। चौथा, सिलक्यारा से 250 मीटर आगे यमुनोत्री जाने वाले पुराने रास्ते पर BRO ने सड़क बनाई और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जिम्मा RVNL को दिया गया। पांचवा विकल्प, सिलक्यारा की तरफ से ही 350 मीटर आगे 84 मीटर लंबी 2 वर्टिकल ड्रिलिंग RVNL और सतलुज जल विद्युत निगम को दे दी गई। बस एक ही मिशन था, 41 मजदूरों को बचाना है, नहीं घबराना है। लेकिन 2 किलोमीटर की अंधेरी सुरंग में फंसे मजदूरों की हिम्मत जवाब दे रही थी। घर वालों से और सरकार के लोगों से बात कर ढांढस तो मिली, लेकिन मजदूर दिमागी और शारीरिक रूप से कमजोर पड़ने लगे। सुरंग के अंधेरे में फंसे मजदूर 4 चुनौतियों का सामना कर रहे थे। पहला, लंबे वक्त तक अंधेरे में रहने से बायोरिदम बिगड़ जाता है, जिससे अनिद्रा और तनाव होता है, और यही मजदूरों के साथ भी हो रहा था। दूसरा, चारों तरफ बंद रास्तों से क्लस्ट्रोफोबिया का खतरा होता है, जिससे घबराहट और घुटन होने लगती है, इसकी भी आशंका थी। तीसरी, ऐसे लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, जिससे साइकोजेनिक डेथ का खतरा होता है, इसमें नेगेटिव थॉट आते हैं। चौथा, सिर्फ सूखे खाने से न्यूट्रिएंट्स और विटामिन की कमी हो जाती है, जिसका असर शरीर के कई अंगों पर पड़ता है। लेकिन मजदूरों की जीने की इच्छा और रेस्क्यू टीम के जज्बे से उनके अंदर जिंदगी की उम्मीद दौड़ने लगी। 21 नवंबर को इस चुनौती से थोड़ी राहत तब मिली जब मजदूरों तक 6 इंच का पाइप ड्रिल करने में सफलता मिली, जिसके जरिए प्रॉपर खाना पहली बार भेजा गया। बोतल में भरकर दाल दलिया, पैकेट्स में चावल और रोटियां भेजी गईं। मजदूरों ने 10 दिन बाद खाना खाया। मनोचिकित्सक से बात कराई गई, योग और मेडिटेशन करने को कहा गया। परिजनों से बात हुई। खाने के अलावा मजदूरों को विटामिन C, विटामिन D और एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स दिए गए। इसके बावजूद सरकार और रेस्क्यू टीम मजदूरों को निकालने के लिए डटी रही। ऑगर मशीन जिस तरह से ड्रिल कर रही थी, एक वक्त तो ऐसा लगा बस कुछ ही पलों में मजदूर निकल आएंगे। लेकिन रेस्क्यू टीम और मजदूरों का, दोनों का कुदरत और सिलक्यारा का पहाड़ इम्तिहान ले रहा था।
जब आखिरी कुछ मीटर ड्रिलिंग के पेच में फंस गया, टनल के अंदर 60 मीटर मलबे से 45 मीटर तक 800 mm पाइप पहुंच चुका था। 3-3 मीटर के 6 पाइप ही डाले जाने बाकी थे। मजदूरों के जल्द बाहर आने की उम्मीद थी, तभी अचानक काम रोकना पड़ा। अमेरिकी ऑगर मशीन के रास्ते में सरिया और ठोस स्टील की प्लेट आ गई। ऑगर मशीन का ब्लेड टूट गया। 2 दिन तक इसकी वजह से ड्रिलिंग रोकनी पड़ी, जिससे ऑपरेशन डिले हो गया। डिले अगर नहीं हुआ तो एक्सपर्ट्स का हौसला, जिसका समाधान एक्सपर्ट्स ने ढूंढ लिया। रेड माइनर्स ने मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की। आयरन रॉड ठोस प्लेट को काटने को भेजा गया। त्रिशूल पैटर्न की बीट से ड्रिलिंग शुरू हुई। गोलाई में काटकर पाइप अंदर पुश किया गया। कटिंग के दौरान गैस मजदूरों तक पहुंची तो कटिंग को रोक देना पड़ा, लेकिन इससे ये पता चल गया कि मंजिल नजदीक है। 27 नवंबर को 6 रेड माइनर्स की टीम 2-2 की टीम में पाइप के जरिए सुरंग के अंदर गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि रेड माइनर्स और एनडीआरएफ की टीम हाथ के जरिए लोहे और पत्थर को चीरकर 41 मजदूर साथियों को बाहर निकाल लाए।